चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या फिर इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग अच्छी है तो मान के चलिए ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? देखिए, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बड़ा सिंपल सी चीज है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है विच इज नॉट इजी, जो आपको इजिली समझ में ना आए, इजिली दिखाई ना दे, वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अगर जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, K4FeCN6। आपने देखा होगा क्लास 11th में कहीं केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत मिल जाता है, ये चैप्टर ये कंपाउंड मिल जाता है। तो जैसे ये आपका कंपाउंड है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे अगर आप इसको टेस्ट करें तो ये इस तरह से कुछ टूटता है। इसको आप टेस्ट करें इसमें कि इसमें आयरन प्रेजेंट है कि नहीं, पोटेशियम प्रेजेंट है कि नहीं, ये अगर आप टेस्ट करेंगे ना तो होगा क्या बच्चों, पोटेशियम का टेस्ट आपको मिलेगा, पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, लेकिन आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा। जबकि आयरन इसमें है, प्रेजेंट है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आपको पता है आयरन +2 +3 फॉर्म में होता है, दो फॉर्म होती है आयरन की, लेकिन इसका टेस्ट नहीं मिलेगा, नेगेटिव टेस्ट मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में, इस कंपाउंड में आयरन प्रेजेंट है लेकिन आयरन दिख नहीं रहा है, साइनाइड प्रेजेंट है लेकिन साइनाइड दिख नहीं रहा, टेस्ट में नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं। तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा थ्योरी इसमें है नहीं चैप्टर में। बस एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी को, उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर वो सीख गए तो फिर उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपसे टर्मिनोलॉजी नहीं पूछता। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे बच्चों हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका अगर आपको समझना हो कि क्यों इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप लिख सकते हैं कि द कंपाउंड्स which do not give the test of all the ions present in it। ठीक है जी। मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड में अगर वो सारे आयंस का, सारे एटम्स का टेस्ट नहीं दे रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, तो समझ लेते हैं भाई क्या क्या होता है इसमें। देखिए, ये आपका दिया हुआ है, इसमें ये जो बच्चों, ये जो बाहर लिखा हुआ है, जो भी बाहर लिखा होगा, हो सकता है यहाँ पे जैसे पोटेशियम है, कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है, कई बार यहाँ नॉन मेटल भी होता है। जो भी बाहर लिखा होगा ये आपका होता है काउंटर आयन। ठीक है जी, काउंटर आयन। और इसी को हम बोलते हैं आउटर मेटल आयन, आउटर मेटल आयन। ठीक है। और ये बच्चों जो बाहर जो भी चीज लिखी होगी वो आयोनाइजेबल होती है, याद रखेंगे। क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है। ठीक है। और ये जो चीज है इसको कुछ ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है। या इसको देखिए, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं। मैं इसलिए ये टर्म्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि बुक्स में आप पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, फिर परेशान हो जाएंगे। सारे टर्म समझ लीजिए, याद आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पढ़ना है केवल। ठीक है ना। हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोले, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोले, या कॉम्प्लेक्स आयन बोले, और कॉम्प्लेक्स आयन एक ही बात है जी। ठीक है ना, एक ही बात है। अच्छा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं?
तो इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। और ये बच्चों ध्यान रखना है कि ये नॉन आयनाइजेबल होता है। ये क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल। ठीक है जी। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स स्फेयर में, कॉम्प्लेक्स स्फेयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन को छोड़ करके जो भी प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे 6 साइनाइड प्रेजेंट है, हो सकता है यहाँ वाटर हो सकता है यहाँ अमोनिया हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो जो भी प्रेजेंट हो मेटल को छोड़ करके, ध्यान रखना, मेटल को छोड़ के जो भी प्रेजेंट हो उसको अपन बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप लोग एक बार इसको कैसे याद करेंगे? एक बार इसको पढ़िए, पहले तो नोट करिए, फिर रीड करिए, और रीड करने के बाद नेक्स्ट पेज पे लिख के देखिए कि क्या आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो बस हो गया, इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं इसमें। वैसे तो मैं डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ कि सबसे पहले भाई आपका जैसे 2 टर्म्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। लिखिए भाई। A coordination entity constitutes, क्या क्या होता है इसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या होता है? ऐसे होता है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो क्या क्या होता है इसके अंदर? एक तो होता है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन constitutes a central metal ion bonded to a fixed number of ligands। ठीक है ना? ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड होता है और सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो पहले तो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी ये होगी। दूसरा भाई, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन सिर्फ एक बार पढ़ना है, आप समझ रहे हैं, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? चलिए देखिए सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, तो लिखिए जरा। द एटम, आयन भी बोल सकते हैं, और आयन टू विच ligands are bonded is called सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है जी। जिससे लिगेंड बॉन्डेड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा लिगेंड क्या होता है? लिगेंड देख लीजिए भाई। अब लिगेंड देखिए, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? पहले तो ये लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इट कैन बी एटम। ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो भी एज ए लिगेंड बिहेव कर सकता है। डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? लिखिए। द स्पीसीज, देखो स्पीसीज में तीनों आ गए, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, में तीनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? द लिगेंड या एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, तो मैं सीधे लिख देता हूँ द स्पीसीज which is which is capable of donating a pair of electrons to the central metal ion and form
coordinate bond and form a coordinate bond with it। देखिए जी, लिगेंड को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और बच्चों मेटल एंड लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ध्यान रखेंगे, लिगेंड हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, और क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये कौन सा बॉन्ड है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, एक टर्म आप और लिख लीजिए। इन सबको ना आपको एक बार पढ़ना है बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड, सारे लिगेंड मिल करके, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो सारे लिगेंड मिल करके कितने टोटल बॉन्ड बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग बच्चों ना जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम लोग ना जनरली ऐसे C.N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलिए, लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड को अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको कि लिखिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, classification of ligands on the basis of denticity। अब ये डेंटिसिटी क्या है बच्चों, डोनेशन कैपेसिटी, डोनेशन कैपेसिटी को बोलते हैं डेंटिसिटी। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है, एक लिगेंड एक बॉन्ड बना रहा है, या एक लिगेंड दो बॉन्ड बना रहा है, या दो से ज्यादा बना रहा है, ठीक है। तो जो डेंटिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड, कोऑर्डिनेटिंग या लिगेटिंग भी बोलते हैं उसको, ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द लिगेंड इज कॉल्ड द डेंटिसिटी। तो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, लिगेंड्स which form only one coordinate bond, one coordinate bond with central metal ion are called monodentate ligand। मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है जी, जो एक बॉन्ड फॉर्म करे। कौन कौन फॉर्म करेगा, जैसे बच्चों Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, OH माइनस है, वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, Cn है, Cn माइनस, NO2 है, CO है, ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे मेटल के साथ। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो क्लोरीन ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, ब्रोमीन इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऐसे सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक। चार्जेस आपको याद रखने किस पे क्या चार्ज होता है, मैं अभी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज भी क्लासिफिकेशन दे दूंगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, या इसी को बच्चों डाइडेंटेट भी बोलते हैं, कोई कोई किताब डाइडेंटेट लिख देगी, आप परेशान हो जाओगे, तो ये भी नोट कर लो, बाइडेंटेट लिगेंड।
मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है आप एक बार उसको समझ लें कि क्या टर्मिनोलॉजी है, और उसको एज अ वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो आप एग्जाम में इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल। एंड बाय द वे जनरली ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी भी नहीं जाती, ठीक है ना। तो लिखिए जरा, ligands which form two coordinate bonds with सेंट्रल मेटल आयन। अब देखिए जैसे कहीं पर मैं सेंट्रल मेटल एटम बोल रहा हूँ या सेंट्रल मेटल आयन बोल रहा हूँ, एक ही बात है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, आप कुछ भी बोलिए सब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। विथ सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड bidentate ligands, आर कॉल्ड bidentate ligands, ठीक है ना। इनको बोलते हैं bidentate ligands। जैसे अब ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है आपके, तो इसको ढंग से आप सीखिएगा। इसमें सबसे पहला नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है जिसका नाम है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ईएन, और इसका स्ट्रक्चर बच्चों ये होता है। देखिए इसमें दो नाइट्रोजन, अब ये लिगेंड ऐसा है जिसके में दो नाइट्रोजन है और दोनों के पास लोन पेयर है, मतलब इस पूरे लिगेंड के पास दो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड हैं ऐसे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेटल है तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों जनरली बॉन्ड बनाता है। बुक्स तो इसको सर्किल के फॉर्म में दिखा देती हैं, बुक्स इसको कैसे दिखाएंगे आपको बताता हूँ। देखिए ये ऐसे ऐसे बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर नहीं दिखाते, इस तरीके से देखिए एक ही लिगेंड दो बॉन्ड बना रहा है, दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, समझ रहे हैं आप। तो बुक्स करती हैं ऐसे, बुक्स जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हैं, कहती है कि भाई ये हमारा ईएन हो गया, ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये लिगेंड ईएन है। तो ठीक है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, मतलब ये कि दो ईएन लगे हुए हैं, समझ रहे हैं आप, इस तरह। तो अभी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है, डेंसिटी इसकी 2 होती है और कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में ऑक्सलेट। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑक्सलेट आयन। क्या होता है ऑक्सलेट आयन, देखिए ये होता है CO माइनस, CO माइनस, ठीक है। इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, C2O4 माइनस 2। इस पर चार्ज -2 होता है, डेंसिटी 2 होती है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे, चार्ज -2 और डेंसिटी भी इसकी 2 होती है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है जनरली वो OX यूज किया जाता है, -2 चार्ज होता है OX पर, ठीक है। तो कैसे ये बॉन्ड बनाएगा, देखिए ये दो बॉन्ड हो गए, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन हो गया। तो जनरली ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बनाता है बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GLY। ये क्या होता है बच्चों, आपने ग्लाइसिन पढ़ा होगा, मैं पहले ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा। ये है ग्लाइसिन, ठीक है। और ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, सबसे पहला अमीनो एसिड है अल्फा सीरीज का, अल्फा अमीनो सीरीज का सबसे पहला कंपाउंड। इसमें यहाँ से हाइड्रोजन हटा के माइनस लगा दीजिए, तो ग्लाइसिन पे चार्ज कितना है, -1, डेंसिटी कितनी है 2, सारा बाइडेंटिटी पड़ रहा है। कैसे बॉन्ड बनाएगा बच्चों, देख लीजिए, ऐसे, ये देखिए एक नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, एक ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो दो डोनर एटम हो गए, एक तरफ ऑक्सीजन से बना रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन से बना रहा है। तो इसका जो यूज किया जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो ऐसे यूज करते हैं, ऐसे कि आपको एटम दिखाना पड़ेगा। तो ये सर्किल मतलब कार्बन चेन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये कर्वी लाइन, ये कार्बन चेन है, और एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करती है किताबें, तो इसको आप याद रखें।
ये आगे चलते हैं हम लोग। आगे भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि एक हमारे पास है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं डाई पाई। क्या बोलते हैं? डाई 2,2 2,2 डाई पेरिडिल। डाई पेरिडिल ये होता है। इसको हम लोग शॉर्ट, देखिए शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मॉलिक्यूल में शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा। डाई पाई क्या होता है बच्चों? तो इसको ऐसे बनाया जाए। ये आपकी दो बेंजीन रिंग है, ये दो नाइट्रोजन एटम है, 2,2 डाइपेरिडिल। ठीक है, तो जब भी इन्हें बॉन्ड बनाना होगा तो न्यूट्रल है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कोई चार्ज नहीं है। मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, बाइडेंटेड है। उसके बाद आता है बच्चों, ये कौन सा था आपका? ये फोर्थ था। फिफ्थ कौन सा है आपका? फिफ्थ है आपके पास में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है। 1,10 फिनैंथ्रोलीन। फिनैंथ्रोलीन इसी को बच्चों बोलते हैं ऑर्थोफिनैंथ्रोलीन। ऑर्थोफिनैंथ्रोलीन दोनों सेम है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म फेन होता है या कई बार ओ फेन होता है। बोथ आर सेम, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर क्या है? तो एक ऐसे पहले तो बेंजीन रिंग बनाइए और उसके साथ साथ यहाँ से दूसरी बेंजीन रिंग बना दीजिए, ऐसे करके। ऐसे, तो ये मेटल के साथ दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो ये भी आपका बाइडेंटेट हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली कुछ चार पांच हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज होते हैं। और बाइडेंटेट के बाद बच्चों, अगर कोई लिगेंड 3 बॉन्ड बना रहा है तो ट्राइडेंटेट हो गया। एक मैं ट्राइडेंटेट का एग्जांपल लिख देता हूँ। ट्राइडेंटेट लिगेंड मतलब लिगेंड विच फॉर्म 3 coordinate bond with central metal atom is called tridentate ligand। तो इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जांपल ये है बच्चों, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। और इसमें ये 3 इसके पास होते हैं एटम्स, जहाँ से ये बॉन्ड बना सकता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ट्राइडेंटेट है, लिगेंड एक है, बॉन्ड 3 बना रहा है मेटल के साथ। तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है डाईथाइलिन, डाईथाइलिन ट्राइएमाइन, डाईथाइलिन ट्राइएमाइन। ठीक है, तो लेकिन इसकी जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी नहीं। ठीक है ना, ये ट्राइडेंटेट हो गया। तो ऐसे ही टेट्राडेंटेट पेंटाडेंटेट होते हैं। अब हमारे पास बच्चों पॉलीडेंटेट लिगेंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत यूज है, वो है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिसका नाम है ईडीटीए। ईडीटीए जो है, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इथाइलिन डायमीन टेट्रा टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसिटिक एसिड भी आप कह सकते हैं, एसीटेट भी कह सकते हैं, लिगेंड है तो एसीटेट का ही है। ठीक है ना, टेट्रा एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये बच्चों हेक्साडेंटेट होता है, इसकी डेंसिटी 6 होती है। ठीक है, कितनी है? 6, याद रखें। स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, CH2 CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। सो सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन
नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा ऐसे CH2 CH2 COO माइनस COO माइनस। तो बच्चों इसमें खास बात क्या है कि हेक्साडेंटेट है, 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम ये हो गए आपके और 4 ये हो गए ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ जो बहुत बार पूछी आती है। एक तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है और इसमें 4 मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं और 2 मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आप याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। ADTA में कौन कितने बॉन्ड बनाता है। बहुत अच्छा लिगेंड है, बहुत सारे इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप लोग, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो 6 बॉन्ड कहाँ से बनाता है, एक तो ये ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। ठीक है बच्चा लोग, याद रखेंगे इसको। चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं चिलेशन बता देता हूँ। चिलेशन कहें या इसको किलेशन कहें, किलेशन, किलेशन क्या होता है। देखिए जैसे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें लिगेंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेट कंपाउंड। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, व्हेन अ डाइडेंटेट और अ पॉलीडेंटेट ligand uses its 2 or more donor atom to bind to the same metal atom, सेंटर मेटल एटम बच्चों। ठीक है, forming a ring like structure, forming a ring like structure, it is called chelation. Chelation, and the ligands are called chelating ligand। देखिए कुछ खास नहीं है ये, मतलब इसका एप्लीकेशन तो खास बात है लेकिन चिलेट को समझना कोई खास चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है COEN होल थ्राइस, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको देखिए इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से, ये देखिए ये आपका NH2 CH2 CH2 और NH2, ये देखिए बॉन्ड बना रहा है, एक EN NH2 CH2 CH2 NH2, ये दूसरा EN बॉन्ड बना रहा है NH2 NH2 CH2 CH2, ये तीसरा लिगेंड बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये रिंग्स बन रही हैं, ये देखिए ये रिंग्स बन रही हैं, तो इसी को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। ठीक है बच्चों, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे EDTA हो गया और जितने भी बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट पेंटाडेंटेट हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये सब क्या करते हैं, ये सब के सब चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं जो कि चिलेट कंपाउंड बनाते हैं। अब एक चीज आप याद रखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस are more stable than similar non-chelating complexes।
ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज बच्चों CuNH3 होल 4 + 2 दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? Cu ये 4 NH3 जुड़े हुए हैं बच्चों, 4 NH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और देखिए कॉपर का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, चारों ही लिगेंड आपके नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हम ले लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज सेकंड कॉम्प्लेक्स, CuEn होल ट्वाइस। ये क्या है बच्चों? ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, और उस डिफरेंस की वजह से जो रिजल्ट होगा वो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए कैसे। ये शुरुआत में थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, 2 रिंग्स बन गए यहाँ पर। तो ये क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स। अब भाई चिलेट है तो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिंग्स बन रही हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, बस इतना ही इसमें करना है, इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप बुक वगैरह से पढ़ लेंगे, मेरे नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिगेंड्स में बच्चों एक चीज आपको और ध्यान देनी है। एक हमारे पास होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा? एम्बीडेंट लिगेंड। ये क्या होता है? देखिए जरा, द मोनोडेंटेट ligand which can coordinate with the central metal ion through more than one site are called एम्बीडेंट लिगेंड। बड़ा बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है लिगेंड का। देखिए कुछ लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें साइनाइड की, तो साइनाइड मेटल से इस तरह से बॉन्ड बनाता है, इसको हम बोलते हैं साइनाइड, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर ये क्या है, कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। फिर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास एक और वही बहुत अच्छा एग्जांपल है, नाइट्रेट। यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो एन। एन मतलब नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है। और अगर ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ONO, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नाइट्राइटो O, ठीक है। ये O और N इसके कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स हैं जहां से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एक और हमारे पास है HCl। इसका क्या नाम होता है बच्चों? इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो, देखिए थायोसाइनेटो आप लिखेंगे तो उससे काम चल जाएगा। और लेकिन इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं थायोसाइनेटो S, ये भी लिख सकते हैं। इसमें तो जरूरी है N और O लिखना यहाँ जरूरी है। इसमें आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें ये S नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। NCS, ये क्या है? ये है बच्चों
आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो N, ठीक है। मैं कह रहा हूं नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, गलत नहीं होगा। तो ये कुछ हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड है जो मोर देन वन साइड से बॉन्ड बनाते हैं। एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपके लेवल पे, बड़े लेवल पे ये, वैसे तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन हायर लेवल की केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहां पर ये कई बार एज अ ब्रिजिंग लिगेंड भी काम करते हैं और मोर देन वन बॉन्ड भी बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इनका सिर्फ एक ही काम है। तो आप याद रखेंगे कि एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास मोर देन वन डोनर एटम है। साइनाइड के केस में बच्चों, जैसे साइनाइड होता है तो इसको आप ध्यान से देखें, इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर है, तो दोनों जगह से ये बॉन्ड बना सकता है। खास बात मैं आपको बता दूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लेफ्ट साइड का एटम होता है हमेशा वही बॉन्डिंग एटम होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो भी लेफ्ट में लिखा होगा वही बॉन्डिंग एटम होता है। क्लियर होता है आपको? चलिए अब आपको मैं बता देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सबसे पहले बच्चों पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड हमारे पास केवल दो तीन है। एक होता है हमारे पास NO+, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम। एक होता है NO2+, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम। और एक होता है हमारे पास NH2 NH3+, जिसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन। ठीक है जी। पॉजिटिव लिगेंड में ये सिर्फ तीन ही है, इससे ज्यादा नहीं है। सेकंड है आपका नेगेटिव लिगेंड। तो बच्चों नेगेटिव लिगेंड में हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि Cl-, Br-, I-, OH-, Cn-, CH3CO-। बहुत सारे लिगेंड्स हैं, मैंने कुछ आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। HCN-, बहुत सारे लिगेंड्स हैं। ठीक है। तो नेगेटिव में जितने भी, जैसे आपने पढ़ा भी, ये Gly- ऑक्सलेट, ये सारे के सारे। और पॉजिटिव में बच्चों, पॉजिटिव ये हो गया। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड में बच्चों सबसे पहले वाटर का नाम आता है। वाटर को ध्यान रखेंगे एक्वा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद NH3, इसको एमाइन बोलते हैं, और इसकी एमाइन की स्पेलिंग चेंज है, यहाँ पे डबल एम होता है। इथाइलिन डायमीन में सिंगल एम होता है, यहाँ पर डबल एम होता है अमोनिया के केस में। उसके बाद बच्चों CO है, उसको कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद आपका PY है, इसको पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका EN है, इसको तो आप जानते ही हैं, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। तो इतने हमारे ये न्यूट्रल लिगेंड हैं, ये बहुत यूज होते हैं, तो इनका नाम आप याद रखिए। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, और ये बेसिक आप पहले इतना तैयार कर लें, सारे टर्म्स अच्छे से समझ लें, NCERT से इसको रीड कर लें। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, और उसके लिए बेसिक्स आना आपको बहुत ज़रूरी है।